यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 क्लास 12 बायोलॉजी में पूरी किताब से इंपॉर्टेंट अंतर लेकर के आए हैं, जिनका फुल सॉल्यूशन आपको देंगे, पूरा समझाएंगे, डिटेल से अंतर आपको बताएंगे, जिसमें से 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर बताएंगे। जो समझाएंगे आपको उसमें से 6 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर बताएंगे, और इन्हीं 6 अंतर में से परीक्षा में फंस जाएगा। 100% इसी 6 अंतर में से फंसेगा। तो चलिए एक एक करके सबको समझा देते हैं। इसके बाद आपको बताएंगे कि जो 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर कौन से हैं जिसमें से परीक्षा में आएगा। तो देखिए, पहला अंतर है सहजीविता और परजीविता में अंतर स्पष्ट कीजिए। सहजीविता और परजीविता क्या होती है? तो देखिए, जो सहजीविता है ये धनात्मक पारस्परिक क्रियाएं होती है। धनात्मक पारस्परिक संबंध होता है किन्हीं दो जीवों के बीच, धनात्मक पारस्परिक संबंध। अब धनात्मक का मतलब यह हुआ कि कोई दो जातियां हैं, दो जातियों के जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, और कैसे आपस में एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं, आपस में एक दूसरे की सहायता भी करते हैं, और दोनों को लाभ होता है। यह धनात्मक पारस्परिक क्रिया हो जाएगी। जबकि अगर परजीविता की बात की जाएगी तो परजीविता में ये ऋणात्मक पारस्परिक संबंध होता है। पारस्परिक संबंध है जिसमें दो जातियों के जीव एक साथ रहते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को लाभ नहीं पहुंचाते हैं। एक को लाभ होता है और दूसरे की हानि हो जाती है, तो उसे परजीविता कहा जाता है। चलिए अगला अंतर है परजीविता और सहोपकारिता में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो परजीविता मैंने क्या बताया है? ऋणात्मक पारस्परिक क्रियाएं होती हैं, और परजीविता में होता क्या है कि एक जीव को लाभ होता है और दूसरे की हानि हो जाती है। जैसे ये परजीवी है तो परजीवी का लाभ होगा, और जो पोषक होगा पोषक की हानि हो जाती है, होस्ट की हानि हो जाती है, और परजीवी या पैरासाइट का लाभ हो जाता है। जबकि सहोपकारिता में क्या था? सहोपकारिता सहजीविता के अंतर्गत आता है, और सहोपकारिता में दोनों जीवों को समान रूप से लाभ होता है। दोनों जीवों को समान रूप से लाभ होता है। दोनों एक दूसरे, चाहे कॉलोनी बनाने के लिए हो चाहे भोजन के लिए हो, दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं और दोनों जीवों को समान रूप से लाभ होता है। फिर अगला है सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये परीक्षा में आएगा ही आएगा। तो देखिए, सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि जन्मजात प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर बताइए। तो चाहे ये पूछा जाए चाहे ये पूछा जाए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको अच्छी तरह से समझा देते हैं कि इसमें क्या क्या अंतर होते हैं। पहला अंतर है सहज प्रतिरक्षा जन्म से उपस्थित होती है, जबकि जो उपार्जित प्रतिरक्षा है या एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है जन्म के बाद प्राप्त की जाती है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट है सहज प्रतिरक्षा आनुवंशिक होती है और वंशागत होती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो सहज प्रतिरक्षा होती है, जो इनेट इम्यूनिटी होती है, ये हमें माता पिता से प्राप्त होती है। इसीलिए ये इनेट इम्यूनिटी को जेनेटिक इम्यूनिटी भी कहा जाता है, या अनुवांशिक प्रतिरक्षा भी कहा जाता है, या जन्मजात प्रतिरक्षा भी कहा जाता है। और वंशागत होने का मतलब है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है, अर्थात माता पिता से उनकी संतानों में जाती है, और फिर उनकी संतानों में, उनकी संतानों से उनके संतानों में, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी से तीसरी पीढ़ी, इस तरह से ट्रांसफर होती रहती है। इसीलिए इसको वंशागत कहा जाता है। जबकि जो उपार्जित प्रतिरक्षा है आनुवांशिक नहीं होती है, यानी ये जेनेटिक नहीं होती है, मतलब माता पिता से नहीं मिलती है। जन्म के बाद हमारा शरीर खुद इसका निर्माण करता है। जो उपार्जित है, उपार्जित यानी बाद में अर्जित करना, इसीलिए कहा गया कि हमारा शरीर खुद इसका निर्माण करता है, और इसीलिए यह प्रतिरक्षा वंशागत नहीं होती है, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाती है। फिर अगला पॉइंट है सहज प्रतिरक्षा अविशिष्ट होती है। अविशिष्ट मतलब नॉन स्पेसिफिक होती है, अथवा इनेट इम्यूनिटी क्या है? नॉन स्पेसिफिक प्रतिरक्षा क्षमता होती है। जबकि जो उपार्जित प्रतिरक्षा है ये विशिष्ट प्रकार की होती है, या कहिए कि स्पेसिफिक प्रतिरक्षा होती है, क्योंकि प्रत्येक रोगाणु के प्रति
अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं, अलग अलग प्रकार की सेल्स बनती हैं। कभी कभी जो रोगाणु होते हैं वे हमारे सुरक्षा तंत्र जो प्रथम होता है, फिर सुरक्षा तंत्र जो द्वितीय होता है, इन दोनों स्तरों को पार करके भी घुस जाते हैं, हमें संक्रमित कर देते हैं। उस वक्त क्या होता है, तीसरे स्तर की प्रतिरक्षा शुरू होती है। उसी को विशिष्ट प्रतिरक्षा कहा जाता है या स्पेसिफिक इम्यूनिटी बोला जाता है। और विशिष्ट को ऐसे समझें जैसे किसी बीमारी को ठीक करने के लिए 2 डॉक्टर फेल हो गए तो तीसरे विशिष्ट डॉक्टर को बुलाया जाए, तो बिल्कुल वैसे ही विशिष्ट कहा गया है, वैसे ही विशिष्ट प्रतिरक्षा होती है। फिर अगला पॉइंट है, सहज प्रतिरक्षा के विकास के लिए बाह्य संक्रमण या रोगाणुओं की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होती है। यानी जो जन्मजात प्रतिरक्षा है अथवा जो सहज प्रतिरक्षा है, इसके विकास के लिए या इसके बनने के लिए किसी बाहरी इन्फेक्शन की जरूरत नहीं होती है, ना ही किसी रोगाणु के पाए जाने की, मतलब ना ही कोई बैक्टीरिया है, वायरस है, इसके पाए जाने की। कहने का मतलब यह है कि किसी भी तरह की या किसी भी तरह का बाहरी संक्रमण हो या नहीं, कोई सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है या कवक है हमारे शरीर में आए या ना आए, फिर भी यह विकसित हो जाती है, बनी रहती है। जबकि जो उपार्जित प्रतिरक्षा है, इसके विकास के लिए रोगाणुओं यानी बैक्टीरिया, वायरस या उनके एंटीजन के संपर्क में आना जरूरी होता है। यानी इस प्रकार से ये प्रतिरक्षा मिलती है तथा तभी प्राप्त होती है जब कोई बैक्टीरिया या वायरस हम पे अटैक करता है। फिर अगला है सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर। देखिए ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इन दोनों में से कोई ना कोई जरूर फंस जाएगा परीक्षा में। तो देखिए सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर को इस तरह से भी पूछा जाता है कि सक्रिय और अक्रिय प्रतिरक्षा में अंतर। तो चाहे ये पूछा जाए चाहे ये पूछा जाए, दोनों एक ही बात है। तो चलिए इनके बारे में डिटेल से समझा देते हैं कि कैसे क्या क्या इनमें अंतर होते हैं। पहला अंतर है, सक्रिय प्रतिरक्षा में शरीर की अपनी कोशिकाएं संक्रमण के प्रति एंटीबॉडीज विकसित करती हैं। यानी जो खुद की कोशिकाएं होती हैं वही संक्रमण के प्रति या इन्फेक्शन के प्रति एंटीबॉडीज को विकसित करती हैं, प्रतिरक्षी को विकसित करती हैं। कहने का मतलब यह है, जब कोई व्यक्ति या व्यक्ति के शरीर की अपनी ही कोशिकाएं, अपनी ही सेल्स रोगाणुओं के प्रति, रोगाणु कौन कौन से होते हैं, बैक्टीरिया है, वायरस है, ये सब क्या है, रोगाणु होते हैं। तो रोगाणुओं के प्रति प्रतिरक्षी पैदा करती हैं या एंटीबॉडीज बनाती हैं। तो इस प्रकार की प्रतिरक्षा को ही सक्रिय प्रतिरक्षा कहा जाता है या एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। यानी खुद की जो कोशिकाएं हैं वही एंटीबॉडीज विकसित करें, वही प्रतिरक्षा तंत्र निर्मित करें, सक्रिय प्रतिरक्षा कहलाती हैं। जबकि जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा है, इसमें अन्य जीवों के शरीर में विकसित एंटीबॉडीज को एंटीजन के प्रभाव को समाप्त करने के लिए दूसरे जीव के शरीर में निवेशित किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि इसमें खुद की जो कोशिकाएं होती हैं वो काम नहीं करती हैं, यानी खुद की जो एंटीबॉडीज हैं वो काम नहीं करती हैं, किसी दूसरे के शरीर की एंटीबॉडीज को निवेशित किया जाता है या इंजेक्ट किया जाता है। मतलब जब शरीर की रक्षा के लिए किसी अन्य जीव के शरीर में बनी प्रतिरक्षी या एंटीबॉडीज को सीधे ही शरीर में दिया जाता है या इंजेक्ट किया जाता है, तो उसे ही निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहा जाता है। मतलब क्या हुआ दोनों का, सक्रिय प्रतिरक्षा का मतलब हुआ कि जब हमारे ही शरीर में एंटीबॉडीज बनती हैं किसी रोग के प्रति, किसी संक्रमण के प्रति, तो उसे सक्रिय प्रतिरक्षा कहा जाता है। और अक्रिय प्रतिरक्षा क्या है या निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या है, जब किसी दूसरे के शरीर की एंटीबॉडीज को आपके शरीर में इंजेक्ट किया जाता है या डाला जाता है या प्रवेश करवाया जाता है, तो उसे निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहा जाता है या कह लीजिए कि पैसिव इम्यूनिटी कहा जाता है। फिर अगला अंतर है, एंटीबॉडीज के बनने में समय लगता है। मतलब ये हुआ कि यह प्रतिरक्षा धीमी होती है, धीमी गति से चलती है। इसमें जो प्रभावशाली अनुक्रिया होती है, रिस्पांस होता है, वो प्रदर्शित होने में अधिक समय लगता है। प्रभावशाली अनुक्रिया यानी रिस्पांस जो होता है वो अधिक समय लगता है, इसीलिए धीमी होती है। इसीलिए क्या कहा गया है कि समय अधिक लगता है, क्योंकि धीमी होगी तभी समय अधिक लगेगा। जबकि जो अक्रिय प्रतिरक्षा है या जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा है, इससे तुरंत लाभ होता है, यानी यह प्रतिरक्षा तुरंत प्रभाव दिखाती है, इसमें समय नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी से प्रभाव दिखा देती है। फिर अगला पॉइंट है, जो सक्रिय प्रतिरक्षा है, जो एक्टिव इम्यूनिटी है, यह हानिकारक नहीं होती है,
नुकसानदायक नहीं होती है। जबकि जो अक्रिय प्रतिरक्षा है, जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा है या पैसिव इम्यूनिटी है, ये शरीर द्वारा बाह्य एंटीबॉडीज के प्रति अनुक्रिया या रिस्पांस समाप्त करने की संभावनाएं इसमें रहती हैं, यानी ये हानिकारक हो सकती है। जबकि सक्रिय प्रतिरक्षा हानिकारक नहीं होती, क्योंकि वो आपके शरीर की ही एंटीबॉडीज होती हैं, आपके शरीर में ही एंटीबॉडीज बनती हैं। लेकिन जो अक्रिय प्रतिरक्षा है, जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा है, इसमें क्या होता है कि किसी दूसरे के शरीर की एंटीबॉडीज को आपके शरीर में इंजेक्ट किया जाता है, डाला जाता है, इसलिए इसमें नुकसान करने की संभावनाएं होती हैं, हानि होने की संभावनाएं होती हैं। फिर अगला पॉइंट है, सक्रिय प्रतिरक्षा या एक्टिव इम्यूनिटी चिरस्थायी होता है। चिरस्थायी का मतलब है कि दीर्घ काल तक चलती रहती है। मतलब ये हुआ कि यह पूरे जीवन कार्य करती ही रहती है। चिरस्थायी का मतलब पूरे जीवन भर कार्य करती रहती है, जो सक्रिय प्रतिरक्षा होती है। और जो अक्रिय प्रतिरक्षा है अथवा जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा होती है, यह चिरस्थायी नहीं होती है। कहने का मतलब यह है कि ये पूरे जीवन काल नहीं कार्य करती है, यानी इसका प्रभाव कुछ समय के लिए ही होता है। जैसे आप टीका वगैरह लगवाते हैं तो यही अक्रिय प्रतिरक्षा होती है, तो ये कुछ समय के लिए होती है। उदाहरण के लिए अगर सक्रिय प्रतिरक्षा में उदाहरण को देखा जाए तो मानव में जो चेचक के प्रति प्रतिरक्षा होती है वो सक्रिय प्रतिरक्षा होती है, एक्टिव इम्यूनिटी होती है। जबकि जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा है, इसमें अगर उदाहरण देखे जाएं तो मानव में जो काली खांसी होती है, जो टेटनस है, रेबीज है, पोलियो है आदि के लिए जो टीकाकरण होते हैं, जो वैक्सीनेशन होते हैं, जो वैक्सीन लगाई जाती है, उसके द्वारा जो प्रतिरक्षा प्राप्त होती है उसे ही अक्रिय अथवा निष्क्रिय अथवा पैसिव इम्यूनिटी कहा जाता है। फिर अगला है डीएनए और आरएनए में अंतर। देखिए, जो डीएनए और आरएनए में अंतर है ये कई तरह से पूछा जाता है। एक तो डीएनए और आरएनए में रासायनिक अंतर पूछ लिया। डीएनए और आरएनए में रासायनिक अंतर क्या है, तो चाहे ये आ जाए चाहे ये आ जाए, या फिर अगर ये नहीं आता है तो पूछा जाएगा प्लाज्मिड डीएनए और गुणसूत्रीय डीएनए में अंतर लिखिए। प्लाज्मिड डीएनए और गुणसूत्रीय डीएनए, या फिर कह दिया कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक डीएनए में अंतर लिखिए। तो कई तरह से पूछा जा सकता है। तो ये सभी अंतर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई ना कोई आ सकता है। अगर ऊपर वाले नहीं आते हैं तो कोई ना कोई जरूर आ सकता है। चलिए एक एक करके सबको समझा देते हैं। पहले डीएनए और आरएनए में अंतर समझ लेते हैं। तो रासायनिक और ये वाला दोनों एक ही में हो जाएगा। पहला अंतर है, डीएनए मुख्य रूप से केंद्रक के अंदर पाया जाता है, जबकि आरएनए कोशिका द्रव्य में और केंद्रक के अंदर केंद्रिका में पाया जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, जो डीएनए है ये केंद्रक के अंदर पाया जाता है, जबकि जो आरएनए है ये कोशिका द्रव्य और केंद्रक के अंदर केंद्रिका जो होती है इसमें पाया जाता है। अर्थात जो डीएनए है ये कोशिका के केंद्रक के अंदर गुणसूत्रों में पाया जाता है, लेकिन जो आरएनए है ये मुख्य रूप से कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाया जाता है और केंद्रक के अंदर जो केंद्रिका होती है या जो न्यूक्लियोलस होता है उसमें आरएनए पाया जाता है। दूसरा अंतर है, डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, जबकि आरएनए केवल एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। मतलब जो डीएनए है ये डबल हेलिक्स होता है। यह डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बनी कुंडलित संरचना होती है, जबकि जो आरएनए है यह सिंगल चेन होती है, अर्थात सिंगल स्टैंडर्ड होता है। फिर आते हैं अगले अंतर पर। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा के अणु होते हैं, जबकि आरएनए में राइबोस शर्करा के अणु होते हैं। तो डीऑक्सीराइबोस शर्करा डीएनए में पाई जाती है, अर्थात डीऑक्सीराइबोस शर्करा 5 कार्बन वाली सुगर होती है। जब डीएनए का स्ट्रक्चर आप लोगों को समझाया था तब बताया था कि इसके 2 अणु जो थे वे एक दूसरे के साथ तीसरे और 5वें कार्बन के साथ जुड़कर फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाते हैं, जबकि आरएनए के मोनोमर राइबोन्यूक्लियोटाइड होते हैं, क्योंकि आरएनए में राइबोस शर्करा होती है। फिर आते हैं अगले अंतर पर। डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। अर्थात जो डीएनए है इसमें पाए जाने वाले नाइट्रोजनी क्षारक कौन कौन से हैं?
एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। जबकि आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन तथा यूरेसिल नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। मतलब आरएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजन बेस या नाइट्रोजन क्षारक भी वही हैं, बस केवल थाइमिन की जगह पर इसमें यूरेसिल पाया जाता है। आप लोगों को बता दें कि जब मैंने डीएनए की रासायनिक संरचना समझाई थी तब बताया था कि डीएनए में दो प्रकार के नाइट्रोजन बेसेस पाए जाते हैं, प्यूरीन और पिरामिडीन। फिर प्यूरीन में दो प्रकार के क्षारक थे, एडेनिन और ग्वानिन। इसी तरह से पिरामिडीन में भी दो प्रकार के क्षारक थे, साइटोसिन और थाइमिन। अब यहाँ पर डीएनए और आरएनए में अंतर की बात की जाए तो डीएनए के पिरामिडीन क्षारक में जो थाइमिन है इसकी जगह पर आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है, तो ये अंतर है। फिर अगला है, डीएनए में प्यूरीन तथा पिरामिडीन की मात्रा समान होती है, अर्थात 1:1 में पाई जाती है। जबकि आरएनए में प्यूरीन और पिरामिडीन की मात्रा समान नहीं होती है, अर्थात इनका अनुपात आरएनए में बराबर नहीं होता है, या कह लीजिए कि ये 1:1 में नहीं पाए जाते हैं। फिर अगला अंतर है, डीएनए में आनुवांशिक सूचनाएं संचित रहती हैं, जबकि आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। मतलब जो डीएनए है ये आनुवांशिक पदार्थ है या जेनेटिक मटेरियल होता है, क्योंकि डीएनए आनुवांशिक लक्षणों की संकेत सूचनाओं को संचित करके रखता है और उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाता रहता है, उनका प्रसारण करता रहता है। यानी डीएनए के द्वारा ही माता पिता के लक्षण उनकी संतानों में जाते हैं, जबकि जो आरएनए है ये प्रोटीन संश्लेषण से लक्षणों का निर्धारण करता है, यानी प्रोटीन संश्लेषण के द्वारा लक्षणों का निर्धारण करता है। मतलब आरएनए जीन्स की संकेत सूचनाओं के अनुसार लक्षणों के विकास के लिए आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण करता है। फिर आते हैं अगले अंतर पर, डीएनए में द्विगुणन की क्षमता होती है, जबकि आरएनए में द्विगुणन की क्षमता नहीं होती है। इनका निर्माण डीएनए से होता है। तो जो डीएनए है इसमें रेप्लिकेशन होता है, मतलब ये खुद ही दो भागों में बढ़ जाते हैं, जिसके कारण डीएनए की बिल्कुल वैसी ही कॉपी संतानों में जाती हैं, वैसी ही प्रतिलिपियां उनकी संतानों में जाती हैं, जबकि आरएनए में द्विगुणन नहीं होता है। अब देखिए प्लाज्मिक डीएनए और गुणसूत्रीय डीएनए में अंतर, चलिए इसको डिटेल से आपको समझा देते हैं। पहला अंतर है, प्लाज्मिक डीएनए मुख्य रूप से जीवाणुओं में पाए जाते हैं, यानी मेनली कहाँ पर मिलते हैं, तो मेनली बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। प्लाज्मिक डीएनए बैक्टीरियल सेल्स में मिलते हैं, जबकि जो गुणसूत्रीय डीएनए है, गुणसूत्रीय डीएनए सभी जीवों में पाए जाते हैं, यानी गुणसूत्रीय डीएनए बैक्टीरिया तथा अन्य सभी जीवधारियों में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है, प्लाज्मिक डीएनए वृत्ताकार अथवा गोलाकार होते हैं। चाहे वृत्ताकार कहो या गोलाकार कहो, तो प्लाज्मिक डीएनए वृत्ताकार अथवा गोलाकार होते हैं, या फिर अंग्रेजी में कहें तो सर्कुलर होते हैं, सर्कुलर। जबकि जो गुणसूत्रीय डीएनए हैं ये वृत्ताकार तथा रैखिक होते हैं। मतलब गुणसूत्रीय डीएनए वृत्ताकार अथवा गोलाकार या फिर रैखिक होते हैं। अंग्रेजी में कहें तो सर्कुलर और लाइनर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, प्लाज्मिक डीएनए गुणसूत्रीय डीएनए की अपेक्षा छोटे होते हैं, जबकि जो गुणसूत्रीय डीएनए हैं ये प्लाज्मिक डीएनए की अपेक्षा काफी बड़े होते हैं। कुल मिलाकर के कहें तो प्लाज्मिक डीएनए छोटे होते हैं और गुणसूत्रीय डीएनए बड़े होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, प्लाज्मिक डीएनए केवल प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, इसीलिए मैंने जीवाणु की कोशिका में बताया, केवल प्रोकैरियोटिक सेल्स में मिलते हैं। जबकि गुणसूत्रीय डीएनए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों प्रकार के सेल्स में पाए जाते हैं, यानी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, प्लाज्मिक डीएनए अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है। जो प्लाज्मिक डीएनए है ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है, जबकि जो गुणसूत्रीय डीएनए है ये मुख्य गुणसूत्रीय पदार्थ होता है। मुख्य मतलब जीनोमिक मटेरियल होता है, जीनोमिक। नेक्स्ट पॉइंट है, प्लाज्मिक डीएनए सामान्य वृद्धि व विभाजन के लिए आवश्यक नहीं है, सामान्य वृद्धि और विभाजन के लिए जरूरी नहीं है। जबकि जो गुणसूत्रीय डीएनए है यह सामान्य वृद्धि और विभाजन के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका उपयोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में वाहक के रूप में काम में लाया जाता है, यानी इसको वाहक के रूप में उपयोग करते हैं या प्रयोग करते हैं।
किसको? तो प्लाज्मिड डीएनए का उपयोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में वेक्टर के रूप में होता है, वाहक के रूप में होता है, जबकि जो गुणसूत्रीय डीएनए है इसका उपयोग वाहक के रूप में नहीं होता है, बल्कि आनुवांशिक जानकारी को पढ़ने में किया जा सकता है। फिर अगला देखिए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक डीएनए में अंतर। प्रोकैरियोटिक डीएनए क्या होता है और यूकैरियोटिक डीएनए क्या होता है, चलिए इन दोनों में अंतर को समझा देते हैं। पहला अंतर है, प्रोकैरियोटिक डीएनए कोशिका द्रव्य में स्थित होता है, चूंकि उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें केंद्रक नहीं स्थित होता है, इसलिए कोशिका द्रव्य में प्रोकैरियोटिक डीएनए पाया जाता है या साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। जबकि यूकैरियोटिक डीएनए जो होता है यह केंद्रक के अंदर भी पाया जाता है और दो कोशिकांगों माइटोकॉन्ड्रिया व क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। तो पहले अंतर में हम लोगों ने जाना कि कहां पर पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक डीएनए कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक डीएनए जो होता है ये केंद्रक में भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। फिर दूसरा अंतर है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं की अपेक्षा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए की मात्रा काफी कम होती है। कहने का मतलब ये है कि जो प्रोकैरियोटिक डीएनए है ये कम मात्रा में पाया जाता है, काफी कम होता है। किसकी तुलना में? तो यूकैरियोटिक डीएनए की तुलना में। यानी प्रोकैरियोटिक डीएनए जो होता है ये यूकैरियोटिक डीएनए से बहुत कम होता है, जबकि जो यूकैरियोटिक डीएनए होता है इसकी मात्रा अपेक्षाकृत काफी अधिक होती है। यानी प्रोकैरियोटिक डीएनए से काफी अधिक यूकैरियोटिक डीएनए पाया जाता है। फिर अगला अंतर है, डीएनए अणु वृत्ताकार होता है। जो प्रोकैरियोटिक डीएनए होते हैं ये अणु कैसा होता है, ये मॉलिक्यूल कैसा होता है, वृत्ताकार होता है, सर्कुलर होता है। जबकि जो यूकैरियोटिक डीएनए होता है यह रैखिक होता है, रैखिक। या डीएनए मॉलिक्यूल जो यूकैरियोटिक वाला होता है ये लाइनर होता है। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में पाया जाता है ये डीएनए अणु वृत्ताकार होते हैं। शेष जितने न्यूक्लियर वाले होते हैं, जो केंद्रक वाले होते हैं, वो लाइनर होते हैं। फिर अगला अंतर है, जो प्रोकैरियोटिक डीएनए है कोशिकांगों में इनमें डीएनए नहीं पाया जाता है। इसके जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उस प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की कोशिकांगों में डीएनए नहीं होता है, जबकि जो यूकैरियोटिक डीएनए होता है यह दो कोशिकांगों में, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया में और दूसरा प्लास्टिड में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में। जबकि जो प्रोकैरियोटिक डीएनए है क्या कहा गया, कोशिकांगों में नहीं होता, क्योंकि उसमें बहुत सारे कोशिकांग होते ही नहीं है और उसी कोशिका द्रव्य में वो डीएनए पड़ा रहता है। फिर अगला अंतर है, प्रोकैरियोटिक डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं जुड़े होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है इसके साथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं जुड़े होते हैं और इसीलिए यह न्यूक्लियो प्रोटीन तंतु नहीं बनाते हैं। क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन नहीं जुड़ा है तो न्यूक्लियो प्रोटीन तंतु का निर्माण नहीं करता है। जबकि जो यूकैरियोटिक डीएनए है इसमें न्यूक्लियर जो डीएनए होता है, जो केंद्रक के अंदर डीएनए पाया जाता है, तो न्यूक्लियर डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन जुड़ी होती है, न्यूक्लियर डीएनए के साथ, याद रखेंगे, और न्यूक्लियो प्रोटीन तंतु बनाते हैं। चूंकि हिस्टोन प्रोटीन जुड़ी है इसलिए न्यूक्लियो प्रोटीन तंतु का निर्माण करते हैं, जबकि उसमें नहीं जुड़ी होती थी इसलिए न्यूक्लियो प्रोटीन तंतु का निर्माण नहीं करते थे, या न्यूक्लियो प्रोटीन नहीं बनाते थे। और माइटोकॉन्ड्रियल व क्लोरोप्लास्ट के डीएनए के साथ प्रोटीन नहीं होते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, जो क्लोरोप्लास्ट वाला डीएनए है, जो प्लास्टिड वाला डीएनए है, इसके साथ प्रोटीन नहीं होते हैं। प्रोटीन कहाँ होती है, केवल न्यूक्लियर प्रोटीन होती है। जो न्यूक्लियर डीएनए होता है वहीं पर प्रोटीन उससे जुड़ी होती है। फिर देखिए अगला है जीनोटाइप और फिनोटाइप में अंतर। तो ये भी कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी चलिए अच्छी तरह से आपको समझा देते हैं। पहला है फिनोटाइप। इसे दृश्य रूप या लक्षण प्रारूप भी कहते हैं। इसे दूसरे किन नामों से जाना जाता है, दृश्य रूप और लक्षण प्रारूप भी कहा जाता है। और इसकी परिभाषा होगी कि किसी जीव के बाह्य लक्षणों को फिनोटाइप कहा जाता है। जो जीव के बाह्य लक्षण होते हैं उन्हें ही क्या कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं। मतलब किसी जीव के शरीर का संगठन जो बाहर से आंखों द्वारा दिखाई देता है, आंखों द्वारा, उसे ही फिनोटाइप कहा जाता है। जैसे लंबा, बौना, पीला, हरा, गोल, झुर्रीदार आदि, ये जो बाह्य लक्षण होते हैं इसे क्या कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि फिनोटाइप अथवा लक्षण प्रारूप जीव के विभिन्न गुणों
जैसे आकार, रंग, आकृति आदि को व्यक्त करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो लक्षण दिखाई देते हैं उन्हें ही फिनोटाइप कहते हैं, या जो लक्षण दिखाई देते हैं उन्हें ही लक्षण प्रारूप या दृश्य प्रारूप या समलक्षणी भी कहा जाता है। समलक्षणी भी इसी का नाम है। चलिए अब जीनोटाइप को समझा देते हैं। तो इसे जीन रूप या समजीनी भी कहा जाता है। इसके दूसरे नाम क्या है? जीन रूप या समजीनी भी कहते हैं। और इसकी परिभाषा होगी कि किसी जीव की जीनी संरचना को जीनोटाइप कहते हैं। जीव की जो जीनी संरचना होती है उसे ही क्या कहा जाता है? जीनोटाइप कहा जाता है। इस लाइन का अर्थ हुआ कि जीन प्रारूप अथवा जीनोटाइप जीव की आनुवांशिक संरचना को व्यक्त करता है। आनुवांशिक संरचना को मतलब जीनोटाइप जीव की जीनी संगठन को व्यक्त करता है। जो जीव होता है उसके जीनी संगठन को प्रदर्शित करता है या व्यक्त करता है, जो कि उसमें विभिन्न लक्षणों को निर्धारित करता है। क्या करता है वो? विभिन्न लक्षणों को निर्धारित करता है। और इसका अर्थ हुआ कि जो लक्षण बाहर से दिखाई नहीं देते हैं उन्हें ही जीनोटाइप कहा जाता है। और फिनोटाइप भी क्या था? जो लक्षण बाहर से दिखाई दें उन्हें ही फिनोटाइप कहते हैं, और जो लक्षण बाहर से दिखाई ना दें उन्हें ही जीनोटाइप कहते हैं। और जीन प्रारूप अथवा जीनोटाइप को प्रायः कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी संकेताक्षरों से व्यक्त किया जाता है। अगला है कोडान और एंटी कोडान में अंतर। कभी कभी आ जाता है प्रश्न, कोडान और एंटी कोडान में अंतर पूछ लेते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अगला है समयुग्मजी और विषमयुग्मजी में अंतर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर है समयुग्मजी और विषमयुग्मजी, यानी होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस में। चलिए इसको डिटेल से अच्छी तरह से आपको समझा देते हैं। पहला अंतर है, जब किसी लक्षण के जोड़े के दोनों जीन समान होते हैं तो उसे समयुग्मजी कहा जाता है। कोई लक्षण है, उस लक्षण के जो दोनों जीन होते हैं अगर समान हैं, सेम हैं, तो उसे समयुग्मजी या होमोजाइगस कहते हैं। अर्थात सभी जीवों में प्रत्येक लक्षण के लिए दो जीन होते हैं। हम सभी लोग जानते हैं जितने भी जीव होते हैं उसमें प्रत्येक लक्षण के लिए दो जीन होते हैं। यदि किसी जीन रूप में दोनों जीन समान हैं, दोनों जीन एक ही जैसे हैं, तो उसे ही समयुग्मजी अथवा होमोजाइगस स्टेज कहा जाता है। इसे एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे कैपिटल टीटी और स्मॉल टीटी, ये जीन रूप हैं तो दोनों में समान हैं। ये दोनों मटर के पौधे की लंबाई को निर्धारित करते हैं, और इन दोनों समयुग्मज कारकों में कैपिटल टीटी लंबेपन के लिए तथा स्मॉल टीटी बौनेपन के लिए समयुग्मकी होते हैं। इनमें कैपिटल टीटी प्रभावी है, स्मॉल टीटी अप्रभावी होता है। अब यदि विषमयुग्मजी में देखा जाए या विषमयुग्मजी अर्थात हेट्रोजाइगस की बात की जाए, तो जब किसी लक्षण के दोनों जीन तुलनात्मक लक्षण वाले होते हैं अथवा कह लीजिए कि एक दूसरे के समान होने के बजाय अलग अलग होते हैं, विषम होते हैं, यानी दोनों जीन समान नहीं होते हैं, तो उसे ही विषमयुग्मजी कहा जाता है अथवा हेट्रोजाइगस कहा जाता है। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल डी स्मॉल डी आदि। तो इसमें यदि कैपिटल टी स्मॉल टी वाले उदाहरणों को देखा जाए तो मटर के पौधों में या पौधे में दो अलग अलग एलील से बना कैपिटल टी स्मॉल टी विषम युग्म की पौधे की लंबाई को दर्शाता है, और इनमें जो टी है यानी कैपिटल टी वाला है ये प्रभावी एलील है, और जो स्मॉल टी वाला है ये अप्रभावी एलील होता है। तो आप समझ गए समयुग्मिकी क्या है। जब किसी लक्षण के दोनों जीन समान होते हैं तो उसे समयुग्मिकी कहा जाता है या होमोजाइगस कहा जाता है, और जब किसी लक्षण के दोनों जीन विषम होते हैं, अलग अलग होते हैं, समान नहीं होते हैं, तो उसे हेट्रोजाइगस या विषम युग्मिकी कहा जाता है। अब चलिए दूसरे अंतर पर आते हैं। समयुग्मजी जीवों से केवल एक ही प्रकार के युग्मक बनते हैं। जो समयुग्मजी जीव होते हैं इनसे केवल एक ही प्रकार के युग्मक बनते हैं। जैसे देखिए ये कैपिटल टीटी है और ये स्मॉल टीटी है, इनके बीच में अगर संकरण कराया जा रहा है तो देखिए सभी जो संकरण करने के बाद संतानें उत्पन्न हुई हैं वह सभी युग्मक कैसे हैं? एक ही प्रकार के हैं, एक ही जैसे हैं। जबकि विषम युग्मकी जीवों में से दो प्रकार के युग्मक समान संख्या में बनते हैं, यानी जो विषम युग्मकी जीव हैं इनसे दो प्रकार के युग्मक बनते हैं, समान संख्या में बनते हैं।
फिर अगला है टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस में अंतर। देखिए मेंडल ने जब शुद्ध लंबे पौधे लिए थे, शुद्ध बौने पौधे लिए थे, दोनों के बीच में क्रॉस करवाया था, तो यहां संकर लंबे पौधे उत्पन्न हुए थे। अब ये जो F1 पीढ़ी आई थी, इस F1 पीढ़ी का अगर इससे क्रॉस करवाया जाए या फिर इससे क्रॉस करवाया जाए तो इसे ही बैक क्रॉस कहा जाता है। चाहे इससे करवा दीजिए चाहे इससे करवा दीजिए तो ये बैक क्रॉस हो गया। जबकि टेस्ट क्रॉस क्या था, अगर F1 पीढ़ी का केवल अप्रभावी से क्रॉस करवाया जाए तो उसे ही टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। तो इस पर फुल वीडियो मेरे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के डिटेल से समझ सकते हैं। फिर अगला है BDNA और ZDNA में अंतर। तो चलिए इसको डिटेल से समझ लेते हैं कि BDNA और ZDNA में कौन कौन से अंतर होते हैं। BDNA में हेलिक्स का कुंडलन दाएं हाथ की ओर होता है। जो BDNA है इसमें जो हेलिक्स का कुंडलन होता है वो दक्षिणावर्त होता है, राइट हैंडेड होता है। दक्षिणावर्त या राइट हैंडेड या कह लीजिए कि दाएं हाथ की ओर होता है। जबकि जो ZDNA है इसमें हेलिक्स का कुंडलन बाएं हाथ की ओर होता है। अब बाएं हाथ मतलब वामावर्त होता है या लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग होती है या एंटी क्लॉकवाइज कुंडलन होता है, ये भी आप कह सकते हैं। फिर दूसरा पॉइंट है BDNA में प्रत्येक कुंडलन में क्षारक युग्मों की संख्या 10 होती है। जो BDNA होता है इसमें हर एक कुंडलन में जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो 10 न्यूक्लियोटाइड युगल पाए जाते हैं। यानी BDNA के प्रत्येक कुंडल में 10 न्यूक्लियोटाइड युगल होते हैं या 10 क्षारक युग्म होते हैं। जबकि जो ZDNA होता है इसके प्रत्येक कुंडलन में क्षारक युग्मों की संख्या 12 होती है। 12 यानी इसके प्रत्येक कुंडलन में 12 न्यूक्लियोटाइड युगल पाए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रत्येक क्षारक युग्म के मध्य की दूरी 3.4 अंगस्ट्राम होती है। जो हर एक क्षार होता है, क्षारक युग्म जो होता है, जो पेयर होता है, उसके बीच की जो दूरी होती है वो 3.4 अंगस्ट्राम होती है। जबकि ZDNA में प्रत्येक क्षारक युग्म के मध्य की दूरी 3.8 अंगस्ट्राम होती है। फिर अगला अंतर है हेलिक्स के प्रत्येक टर्न की लंबाई 34 अंगस्ट्राम होती है। हर एक टर्न की जो लंबाई होती है वो 34 अंगस्ट्राम BDNA में होती है। जबकि ZDNA में हेलिक्स के प्रत्येक टर्न की लंबाई 46 अंगस्ट्राम होती है, 46 एंगस्ट्राम होती है। फिर अगला है हेलिक्स का व्यास 20 अंगस्ट्राम होता है। जो व्यास होता है BDNA में हेलिक्स का वो 20 अंगस्ट्राम होता है। जबकि ZDNA में हेलिक्स का व्यास 18 अंगस्ट्राम होता है। और आपको बता दें BDNA सभी कोशिकाओं में शरीरात्मक अवस्थाओं में पाया जाता है या फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में पाया जाता है जो BDNA होता है। और इसकी खोज किसने की थी अगर कहा जाए तो वाटसन तथा क्रिक ने इसका वर्णन किया था। जबकि जो ZDNA है ये ZDNA मुख्य रूप से जीनोम में उन स्थानों पर पाया जाता है जो कोशिका कार्य की नियंत्रण से संबंधित होती हैं, कोशिका कार्य की नियंत्रण से। फिर अगला है परागण और निषेचन में अंतर। परागण क्या है, निषेचन क्या है, कभी कभी पूछा जाता है, तो चलिए इसको भी समझा देते हैं। परागण के अंतर्गत परागकोशों में बने परागकण उसी जाति के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, जबकि निषेचन में नर तथा मादा युग्मकों का संयुग्मन होता है। दूसरा अंतर है पर परागण के लिए अनेक प्रकार के माध्यमों की आवश्यकता होती है, जैसे वायु, जल व कीट पतंगे आदि। अर्थात पर परागण की क्रिया में, क्रॉस पॉलिनेशन की क्रिया में अनेक माध्यम या कारकों की आवश्यकता होती है, जबकि निषेचन की क्रिया में किसी भी साधन या कर्मक की आवश्यकता नहीं होती है। फिर अगला अंतर है परागण में निषेचन की कोई भी भूमिका नहीं होती है, यह क्रिया निषेचन से पहले होती है, जबकि निषेचन की क्रिया में परागण के बिना निषेचन नहीं हो पाएगा। फिर अगला है लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी में अंतर। तो लघु बीजाणुधानी क्या है, गुरु बीजाणुधानी क्या है, इनमें दोनों में कौन कौन से अंतर होते हैं, चलिए इसको समझा देते हैं। पहला अंतर है लघु बीजाणुधानी पुंकेसर के पराग कोश में विकसित होती है। यानी जो पुष्प होता है, जो फ्लावर होता है, फ्लावर में जो पुंकेसर अथवा जो स्टामेन होता है उसका जो पराग कोश अथवा एंथर है उसी में लघु बीजाणुधानी विकसित होती है। तो यह जो पुंकेसर है
इसमें ये वाला परागकोश है अथवा एंथर है, और इसी परागकोश में ये जो 4 छिद्र आप देख रहे हैं, 4 गड्ढे आप देख रहे हैं, यही लघु बीजाणुधानी कहलाती हैं अथवा इन्हीं को माइक्रोस्पोरेंजियम कहा जाता है। तो इनका विकास कहाँ हुआ? तो इनका विकास पुंकेसर के परागकोश में हो रहा है, क्योंकि ये परागकोश में ही विकसित होती हैं। यानी कि परागकोश में ये जो चारों छिद्र हैं, इन्हीं को लघु बीजाणुधानी या माइक्रोस्पोरेंजियम कहा जाता है। जबकि अगर गुरु बीजाणुधानी में देखा जाए तो बताया गया है कि गुरु बीजाणुधानी अंडक के अंडाशय में विकसित होती है। तो यह है अंडप अथवा कार्पल, और इसमें ये वाला भाग ओवरी अथवा अंडाशय होता है, और इसी अंडाशय में बीजांड अथवा ओव्यूल विकसित होते हैं। ये जो हैं ये बीजांड अथवा ओव्यूल हैं, और इसी अंडाशय में ये विकसित होते हैं या इसी ओवरी में विकसित होते हैं, और इन्हीं बीजांडों को गुरु बीजाणुधानी कहा जाता है अथवा इन्हीं बीजांडों को या इन्हीं ओव्यूल्स को मेगा स्पोरेंजियम कहा जाता है। तो आपको पता चल गया कि लघु बीजाणुधानी क्या है अथवा माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है, गुरु बीजाणुधानी क्या है अथवा मेगा स्पोरेंजियम क्या है। फिर दूसरा अंतर जानते हैं। दूसरा अंतर है लघु बीजाणुधानी के चारों ओर से बाह्य त्वचा, अंतः स्तर, मध्य स्तर तथा टेपिटम से घिरी हुई लेयर होती है। मतलब जो लघु बीजाणुधानी है इसके चारों तरफ कितनी लेयर होती हैं? बाह्य त्वचा होती है, अंतः स्तर होता है, मध्य स्तर होता है और टेपिटम होता है। जबकि जो गुरु बीजाणुधानी है अथवा जो बीजांड है इसके चारों ओर से बाह्य तथा अंतः अध्यावरण होता है। अब देखिए इसको समझ लेते हैं इस पॉइंट को। जो लघु बीजाणुधानी इसमें जो कहा गया कि बाह्य त्वचा क्या है? तो एक कोश की बाह्य जो परत है इसे ही बाह्य त्वचा कहा जाता है। और इसके बाद कहा गया अंतः स्तर, तो ये भी जो अंतः स्तर होता है ये एक कोश की परत होती है, और इनकी कोशिकाएं बड़ी बड़ी होती हैं और रेडिकली होती हैं, कह कि अरीय होती हैं, इलोंगेटेड होती हैं। और परागकोश जब फटता है तो इन्हीं कोशिकाओं से फटता है। और फिर मध्य स्तर जो कहा गया है, मध्य स्तर में 3 से 5 तक वर्गाकार कोशिकाएं वाली जो परतें होती हैं। जो मध्य स्तर है इसमें 3 से 5 तक वर्गाकार कोशिकाएं पाई जाती हैं। और इसके बाद कहा गया है कि टेपिटम, तो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से सटी हुई परत होती है टेपिटम, और ये टेपिटम पराग कणों को या कह लीजिए कि माइक्रोस्पोर को पोषण देने का काम करती है, न्यूट्रिशंस प्रदान करती है। तो सभी का व्याख्या मैंने कर दिया। जबकि जो गुरु बीजाणुधानी है, जो बीजांड है, इसके चारों ओर से कहा गया है बाह्य अध्यावरण और अंतः अध्यावरण होता है। आप देख रहे हैं चित्र में बाह्य और अंतः अध्यावरण घिरा होता है। फिर अगला अंतर है लघु बीजाणुधानी अथवा माइक्रोस्पोरेंजियम में अनेक लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा असंख्य लघु बीजाणु अथवा परागकण बनते हैं अथवा माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। यानी जो लघु बीजाणुधानी होती है, इस लघु बीजाणुधानी में जो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं, इन लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा असंख्य लघु बीजाणु बनते हैं। लघु बीजाणुओं को माइक्रोस्पोर कहा जाता है अथवा परागकण कहा जाता है, पॉलन ग्रेन्स कहते हैं। तो ये कितने बनते हैं? असंख्य बनते हैं। जबकि जो गुरु बीजाणुधानी होती है, गुरु बीजाणुधानी में एकमात्र गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनते हैं, और उनमें से 3 नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और एक गुरु बीजाणु क्रियाशील रहता है। यानी एक बचता है और 3 नष्ट हो जाते हैं। जबकि उसमें क्या था? असंख्य बनते हैं। फिर अगला है भ्रूण कोश और भ्रूणपोष में अंतर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर है और कई बार पूछा गया है। तो चलिए इसको भी डिटेल से आपको समझा देते हैं। पहला अंतर है भ्रूण कोश अगुणित होता है, मतलब एम्ब्रियो सैक जो होता है वो हैप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड एन होता है। जबकि जो भ्रूणपोष है, जो एंडोस्पर्म है, ये त्रिगुणित होता है अथवा एंडोस्पर्म या ट्रिप्लॉइड होता है। फिर अगला अंतर है यह बीजांड में पाया जाता है। जो एम्ब्रियो सैक है कहाँ पाया जाता है? भ्रूणकोश कहाँ पाया जाता है? बीजांड में पाया जाता है। जबकि जो भ्रूणपोष है, जो एंडोस्पर्म है, यह बीजों में पाया जाता है। बता दें कि भ्रूणपोष एक बीजपत्री बीजों में पाया जाता है। एक बीजपत्री जो होते हैं, जो मोनोकोटिलिडनस प्लांट होते हैं, उनके सीड में
भ्रूणपोष पाया जाता है, जबकि जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं यानी प्रायः द्विबीजपत्री पौधों में नहीं होता है लेकिन प्रायः नहीं देखा गया है। फिर अगला अंतर है, भ्रूण कोष अथवा एम्ब्रियो सैक का निर्माण निषेचन क्रिया से पहले होता है। जो फर्टिलाइजेशन क्रिया होती है उसके पहले हो जाता है, जबकि भ्रूणपोष अथवा एंडोस्पर्म का निर्माण निषेचन क्रिया के बाद में होता है। फिर अगले अंतर पर आते हैं, भ्रूण कोष अथवा एम्ब्रियो सैक भ्रूण के विकास में सहायता करता है, भ्रूण के विकास में, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, जबकि भ्रूणपोष जो एंडोस्पर्म है या भ्रूण के पोषण में सहायता करता है, उसको न्यूट्रिएंट प्रदान करता है। फिर अगला अंतर है, भ्रूण कोष अथवा एम्ब्रियो सैक में भोजन संचित नहीं होता है, इसमें भोजन संचित नहीं रहता है, जबकि जो भ्रूणपोष है अथवा एंडोस्पर्म है इसमें भोजन संचित रहता है, भोजन इकट्ठा रहता है। तो देखिए, इस प्रकार से कुल मिलाकर के सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा ये एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर है, ये पूछा जा सकता है। या फिर सक्रिय प्रतिरक्षा और अक्रिय प्रतिरक्षा ये अंतर आ सकता है। या फिर डीएनए और आरएनए में अंतर, ये अंतर पूछा जा सकता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। या फिर जीनोटाइप और फिनोटाइप में अंतर आ सकता है। या फिर समयुग्मजी और विषम युग्मजी में अंतर आ सकता है। या फिर भ्रूणकोष और भ्रूणपोष में अंतर आ सकता है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 कुल मिलाकर के इसमें से 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर हैं। 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर हैं जिसमें से परीक्षा में पूछा जा सकता है।